Good morning, students. Welcome to SST class with Mahesh sir. So, dear student, as we going to revision in a fourth topic of economics, that is the globalization. So, dear student, जो कि हम पहले से ही 3 लेसन्स का रिवीजन कर चुके हैं, हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं और अगला जो लेसन है इकोनॉमिक्स का वो है ग्लोबलाइजेशन का। जैसा कि हमने इस लेसन को जब कंप्लीट किया था तो हमने काफी सारी चीजों पे डीपली डिस्कशन किया था, तकरीबन 6 क्लासेस ली थी इसकी हमने। ओके, तो अब इसका हम रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो आई थिंक कि आपके माइंड में वो अभी तक होगा। ओके, तो इन दैट रीजन स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन जैसा कि सिंपल सी बात है, हमने जब लेसन कराया था उस टाइम भी बताया था कि कंट्रीज का एक तरह से इंटरेक्शन होता है, आपस में जुड़ना होता है, और जो इंटरेक्शन होता है वो किसके ब्याह पर, ट्रेडिंग के ब्याह पर भी, आइडियाज के ब्याह पर भी, टेक्नोलॉजी के ब्याह पर भी। ओके, यानी कि कह सकते हैं हम एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिससे कि 2 या 2 से अधिक मोर देन कंट्रीज एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और इसके लिए मैंने एक डेफिनेशन भी दी थी बहुत ही अच्छी कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मोर देन 2 कंट्रीज कनेक्ट ऑफ बिहाफ ऑफ देयर इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी का वो एक्सचेंज करते हैं, और इकोनॉमी के अंदर एवरीथिंग हो जाता है, सब कुछ है, चाहे वो हमारे आइडियाज हो, हमारे ट्रेडिंग हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, ओके, फिल्म इंडस्ट्रीज हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड एनीथिंग, कुछ भी हो, वो सब किस में आता है, इकोनॉमी के एक्सचेंज में आ जाता है। इवन जो हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं वो भी किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है, क्योंकि हम दूसरे से कुछ भी परचेज करते हैं, एनीथिंग परचेज करते हैं उसकी करेंसी में, या फिर हम अपनी करेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं। और जब हम करेंसी कन्वर्ट करते हैं तो उससे भी हमारा एक अर्निंग सोर्स जनरेट होता है, और वो भी किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। इसके लिए आपको पहले ही बताया था जब लेसन डन कराया था कि ग्लोबलाइजेशन की मेनली जो स्टार्टअप हुई आफ्टर 1990 के बाद में एक्चुअल के अंदर ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टअप हुआ है। उससे पहले जैसे हम 1947 के अंदर इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस उस टाइम में इम्पोज कर दिए, हम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए, और यही कारण है कि हमारा जो करेंसी का वैल्यू था वो डिक्लाइन होता हुआ चला गया, गिरता हुआ चला गया। लेकिन 1990 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने फिर से फील किया कि हमें पूरे वर्ल्ड के साथ फिर से जुड़ना चाहिए, जो हमने ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए उनको रिमूव कर देना चाहिए। ओके, और 1990 के बाद में फिर से हमने पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी की, और वो कनेक्टिविटी किसके व्याप पर, ग्लोबलाइजेशन के व्याप पर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। कहने का मतलब है मोर देन कंट्रीज कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट किसके व्याप पर होते हैं, जैसे कि इसमें हमने जो न्यू डेफिनेशन है उसमें भी मेंशन किया हुआ है। दूसरी डेफिनेशन है ये, globalization is the process of interaction and integration among people, companies and government worldwide. कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है, पीपल्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंपनीज जो होती है वो आपस में इंटरेक्ट होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, किसी ना किसी तरह से एक दूसरे पर कह सकते हैं डिपेंडेंट होती है। वही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और ग्लोबलाइजेशन का मेनली स्टार्टअप कब से हुआ है, 1990 के बाद में हमारे भारत के अंदर स्पेशली, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए थे, और ट्रेड बैरियर्स लगाने का कारण भी था क्योंकि हमारे जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो फॉरेन कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि भारत जब आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के बाद, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, और वही रिस्ट्रिक्शंस क्या कहलाए, ट्रेड बैरियर्स कहलाए। लेकिन 1990 के बाद, 1990 के बाद
इन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया और हम एक नए सिस्टम में एंटर कर गए और वो कहलाता है लिबरलाइजेशन। क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन, जिसमें हमने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया, फॉरेन जो कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने प्रोत्साहन दिया और जो कि ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे उन सबको रिमूव कर दिया। और ये सब किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है एमएनसीज एंड देयर रोल। ग्लोबलाइजेशन को इनेबल्ड करने में, सक्सेसफुल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो एमएनसीज ने किया है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने। और एमएनसीज जो होती है वो बड़ी लार्ज टाइप की कंपनीज होती हैं जिनके यूनिट्स मोर देन कंपनीज में सेटअप होते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपनीज में, कंट्रीज में उनके यूनिट सेटअप होते हैं, वही एमएनसीज कहलाती है। अब एमएनसीज क्या करती हैं कि अलग अलग देशों के अंदर उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर दिए। उस कंट्री की डिमांड को तो वो पूरा कर ही रहे हैं, साथ में डिफरेंट कंट्रीज की भी डिमांड को पूरा करते हैं। कहने का मतलब है उनका जो मेन मोटो होता है वो मास प्रोडक्शन का होता है और प्रॉफिट अर्न करने का होता है, जिससे कि अपना खुद का तो उनको बेनिफिट होता ही है, साथ में डिफरेंट कंट्रीज को भी होता है। कारण है क्योंकि उनको अपने कंट्रीज में वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं करनी पड़ती, वो किसके थ्रू प्रोडक्ट को रीचेबल बना लेते हैं? एमएनसीज के थ्रू। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आज हम पूरे वर्ल्ड से या फिर हम आज डिफरेंट कंट्री से काफी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट कराते हैं और वो आज हमारी मार्केट के अंदर एवरीथिंग अवेलेबल है, क्योंकि जैसे कि आईफोन है, एप्पल जिसको आप सुनते हो, एप्पल फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर्स नहीं होता लेकिन फिर भी भारत के अंदर अवेलेबल है। अमेरिकन कंपनी है, एमएनसी है, उसका प्रोडक्ट भारत में आता है जस्ट किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन और एमएनसीज की वजह से। एमएनसीज अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड लॉन्च करती है, अपनी यूनिट सेटअप करती है और अपने प्रोडक्ट को होल वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करती है। इसके अलावा एमएनसीज की अगर बात करें तो एमएनसीज होती हैं वो प्रोडक्ट के प्राइस को भी कंट्रोल करती है। अब कंट्रोल कैसे करती है? वही डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। हर एक कंट्री डिसाइड नहीं करती है। जो एमएनसी की जो मेन ब्रांच होती है, मेन जो यूनिट होती है, सपोज करो एप्पल अमेरिका में है और उसका कोई ब्रांच किसी दूसरे कंट्री के अंदर सेटअप कर दिया जाए तो उसका प्राइस डिफरेंट कंट्री सेट नहीं करेगी। जो उसका हेड ब्रांच है या जो मेन कंपनी है वो इसका प्राइस फिक्स करती है। क्लियर? इसके अलावा एमएनसी जो होती है वो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, मीडियम साइज की जो इंडस्ट्रीज होती है उनके साथ में ज्वाइंट वेंचर सेटअप करती है। अब ज्वाइंट वेंचर सेटअप करने से दोनों को फायदा होता है। प्रॉफिट कैसे होता है? जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है उसको न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है, उसको भी वर्ल्ड वाइड जाने में एक तरह से हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, आज हम हीरो मोटोकॉर्प का नाम सुनते हैं। हीरो मोटोकॉर्प आज जितनी फेमस है शायद 20 या 25 साल पहले इतनी फेमस नहीं थी। ये जो हुआ है वो सब किसकी वजह से? एमएनसीज और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि हीरो ने टाई कर लिया। और टाई किसके साथ किया? होंडा के साथ। जैसे कि आप पहले नाम सुनते थे, हीरो होंडा लिखा आता था, बाइक पे आता था ना, तो होंडा के साथ में ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया इंडिया में। होंडा की टेक्नोलॉजी थी, हीरो का नाम इंडिया में पहले से ही था, उस फेम का बेनिफिट होंडा ने लिया और हीरो ने होंडा की टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर ली और आज हीरो जो है वो वर्ल्ड वाइड कंपनी बन चुकी है, अलग से अपना कह सकते हैं वो भी एक एमएनसी बन के उभरी है। आया समझ में? इसी तरह से हम कहेंगे कि ज्वाइंट वेंचर जैसे लगाते हैं तो ज्वाइंट वेंचर लगाने से कई बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो छोटे कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है। जैसे कि हमने जब बुक कराया था तो उसमें भी बताया था कि एक कारगिल फूड है जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है और इंडिया में थी परक फूड। परक फूड को कारगिल फूड ने मर्ज कर लिया और जो कि वो रिफाइनमेंट का प्रोडक्शन करती थी, रिफाइंड जो ऑयल होता है उसके पाउचेज या फिर जो कुकिंग प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चर करती थी। तो परक फूड को कारगिल कंपनी ने मर्ज कर लिया अपने अंदर, उसको खरीद लिया कहने का मतलब है। और इंडिया के अंदर जो परक फूड का पहले से मार्केट था उसका बेनिफिट किसने लिया?
कारगिल फूड ने ले लिया, और इस तरह से आज हम कहेंगे कि मिलियंस ऑफ पाउच का प्रोडक्शन देती है कारगिल फूड। क्लियर? तो यही है एमएनसीज और उसका रोल, जिसमें कि हर एक को फायदा होता है। ज्वाइंट वेंचर लगाने से स्मॉल कंपनी को भी होता है और साथ में जो एमएनसी थी उसको भी बेनिफिट होता है, क्योंकि उसको अलग से फैम होने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड जैसे कि सिंपल सी बात है, फॉरेन का मतलब है विदेशी व्यापार, दूसरे देशों के साथ में ट्रेडिंग करना, और डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करने में भी इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो ग्लोबलाइजेशन करता है। और ग्लोबलाइजेशन हम फॉरेन ट्रेड कैसे करते हैं, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया गया है। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं WTO। क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO ही एवरीथिंग को वॉच करता है कि पूरे वर्ल्ड में हम ग्लोबलाइजेशन को सही ढंग से फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब किसका रोल है? WTO का ही है। और यहाँ पर हम फॉरेन ट्रेड के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज होता है, एक दूसरा देश आपस में प्रोडक्ट को सेल आउट करता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, दोनों ही होता है। यानी कि कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करना होता है और साथ में इंपोर्ट भी करना होता है। इन दैट रीजन मार्केट जो है तभी जाकर इंटीग्रेट हो सकती है एक दूसरे की कंट्रीज की। और यही कारण है कि आज पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। और ग्लोबल विलेज कैसे बना है भाई? सिंपल सी बात है, आज इंडिया के अंदर हर एक कंट्री के प्रोडक्ट अवेलेबल है, और शायद आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडियन प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। यही कारण है कि आज हमारा पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बनकर उभरा है, जिसमें हमें प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अमेरिका जाना नहीं पड़ता, या फिर इंग्लैंड जाना नहीं पड़ता, रशिया नहीं जाना पड़ता। वो सारे प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है? इंडियन मार्केट के अंदर ही अवेलेबल है। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे कि परचेज एंड सेल अक्रॉस द वर्ल्ड। हम कहीं पे भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड से। आज आपने सुना है ऑनलाइन, हम देखते भी हैं, प्रैक्टिकली है कि हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, और ऑनलाइन परचेजिंग के लिए मे बी प्रोडक्ट शायद अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, लेकिन विद इन 5 days 2 days या 2-3 days के अंदर हमारे पास वो डिलीवर हो जाता है। वो सब किसकी वजह से? इंटीग्रेशन मार्केट की वजह से, क्योंकि अमेरिकन जो प्रोडक्ट है वो भारत के अंदर पहले से अवेलेबल है, उन्होंने अपने वेयर हाउसेज बना रखे हैं। ओके, यही कारण है कि आज फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट किसकी वजह से पॉसिबल है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, WTO की वजह से, MNCs की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, फॉरेन ट्रेड की वजह से हमें क्या हुआ है कि जो गुड्स है वो एक रिमोट दूर दराज एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में मूवेबल होना शुरू हो चुका है। आज कस्टमर के पास में काफी सारी चॉइसेस अवेलेबल है। पहले क्या था कि जब तक एमएनसीज का सेटअप नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो शायद हमें इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदना पड़ता था। नाम सुना है कि भारत के अंदर पहले 2 ही गाड़ियां थी फेमस, एम्बेसडर और फिएट। लेकिन आज एम्बेसडर और फिएट का जमाना जा चुका है, टाइम जा चुका है। आज हमारे यहाँ पर फरारी भी है, ओके, BMW भी है। ओके, कहने का मतलब वर्ल्ड के हर एक ब्रांड इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। वो सब किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यही कारण है कि आज हमारे पास में मोर देन चॉइसेस अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है ट्रेड बैरियर्स एंड इट्स इंपोर्टेंस। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ट्रेड बैरियर्स, और ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन ट्रेड, स्पेशली इंपोर्ट पर। एक तरह से हम कहेंगे टैक्सेस का इंप्लीमेंट करना होता है। जो भी हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कराते हैं, रिलेटेड जो गवर्नमेंट होती है उस पर टैक्स इंप्लीमेंट कर देते हैं, जिससे कि उसके प्राइस हाइक हो जाते हैं, जिससे कि वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कंपटीशन नहीं कर पाते। और यही कारण है कि ट्रेड बैरियर्स कई बार क्या होता है कि उसके बेनिफिट भी है, फायदे भी है। अब ट्रेड बैरियर्स के बेनिफिट किसके लिए होंगे? उस कंट्री के लिए होंगे जिन्होंने उस ट्रेड बैरियर्स को इंप्लीमेंट किया है। और ट्रेड बैरियर्स स्पेशली लगाए क्यों जाते हैं? ताकि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सिक्योर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन हम ट्रेड बैरियर्स यदि इंपोज करते हैं
तो इसका मतलब है हम फेयर ग्लोबलाइजेशन को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन दैट रीजन टाइम टू टाइम कुछ कंट्रीज ट्रेड बैरियर्स इंपोज करती है, जिससे कि उसके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन फॉरेन कंपनीज को में भी लॉस हो सकता है। क्लियर? जैसे कि वेरियस रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को घटाने या बढ़ाने के लिए ट्रेड बैरियर्स इंपोज किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, यदि हम टैक्स ज्यादा करेंगे तो फॉरेन ट्रेड कम हो जाएगा, यदि हम टैक्सेस कम कर देंगे तो फॉरेन ट्रेड बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट आना ज्यादा हो जाएगा। कारण है क्योंकि उसके प्राइस कम हो गए। क्लियर? नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि हमने पहले भी बताया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि कोई भी कंट्री जो होती है उस फॉरेन इन्वेस्ट को या एमएनसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर जोन बना देती है, एरिया फिक्स कर देती है कि इसमें हम वर्ल्ड वाइड फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फ्लेक्सिबल लेबर लॉज हो, या फिर हम कहेंगे कि जो एक कंपनी की ग्रोथ के लिए एक सुटेबल एनवायरमेंट या फिर जो भी उनकी नेसेसरीज होती हैं वो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अवेलेबल होता है। जैसे कि हमारे नियर बाई जैसे नीमराना है, नीमराना भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, जिसमें राजस्थान सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है इनिशियली जो 5 ईयर होते हैं उसमें वो टैक्स फ्री करती है, वो टैक्स उनसे कलेक्ट नहीं करती। जैसे उनके 5 ईयर कंप्लीट होते हैं, उनका सेटअप हो जाता है बिजनेस सही ढंग से, तो उनसे टैक्स लेना शुरू करते हैं। तो इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सेटिंग अप इंडस्ट्रियल जोन बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज, ताकि वो भारत में आए, इन्वेस्ट करें और साथ में उनका तो डेवलपमेंट होगा ही, भारत का और यहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होता हुआ चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। सिंपल सी बात, कोई भी काम हो उसके परिणाम जो होते हैं वो बहुत होते हैं, उसके रिजल्ट नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। भारत पर उसका प्रभाव विपरीत भी पड़ा है, यानी कि सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। अब पॉजिटिव कैसे पड़ा कि आज हम कस्टमर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गए, क्योंकि कस्टमर्स जो प्रोडक्ट पहले में भी हाई प्राइस में परचेज करता था, ज्यादा चॉइसेस होने की वजह से आज वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, प्राइस कम है क्वालिटी वही है, उसको परचेज करना शुरू करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एडवांटेज हो गया, ग्रेटर चॉइसेस हमें मिलनी शुरू हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हमें न्यू टेक्नोलॉजी मिलनी शुरू हो गई, जो कि हम पुरानी परंपरागत तरीके से प्रोडक्शन करते थे। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से आज हम वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से वो टेक्नोलॉजी परचेज कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्शन को बूमिंग दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि कंट्री का इकोनॉमिकल स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट, जैसा कि इसमें अगला है प्रोडक्शन मेथड में भी सुधार होगा। जो हम पहले हाथों से काम करते थे, आज देखते हैं कि बेल्ट सिस्टम आ चुका है, चेन सिस्टम जो है उसपे सामान प्रोडक्ट आता है, सिर्फ यहाँ पर जो लेबर होती है उसको उठा के रखना पड़ता है। पहले हम प्रोडक्शन प्लेस से स्टोर प्लेस तक मैनुअली लेके आते थे, लेकिन अब एक तरह से टेक्निकल वे में हम ट्रांसपोर्टेड करते हैं। नेक्स्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्पेशली हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आने का कारण ही क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अगर शायद ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो आज जिस प्लेस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी है, वहां पर नहीं होती। ये सब किसकी वजह से है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। इसके अलावा जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी काफी सारा इंप्रूव्ड हुआ है। ये तो थे इम्पैक्ट पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन के भारत पर, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, आज हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कहने का मतलब कोविड-19, वो किसकी वजह से, किसके कारण से? ग्लोबलाइजेशन के कारण से है। क्योंकि लोगों का आना जाना
विजिट करना, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाना, प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या है, कई बार कई सारे जर्म्स, डिजीज ट्रांसपोर्टेड होकर वन कंट्री से दूसरे कंट्री में भी आ जाती है, जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं, परिणाम भुगत रहे हैं। कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस, वो किसकी वजह से, इसकी वजह से, चाइना से कहीं गया, अमेरिका से किसी दूसरे में गया, भारत में भी पहुंचा, ये सब किसके कारण से, ग्लोबलाइजेशन के कारण से। दूसरा, जो छोटी कंपनीज होती हैं वो एमएनसीज के साथ कंपटीशन नहीं कर पाती। रिजल्ट ये निकलता है कि या तो उनको मर्ज होना पड़ता है या फिर उन्हें अपने आप को शट डाउन करना पड़ता है। क्लियर? इसके अलावा और भी कई सारे डिसएडवांटेज हैं ग्लोबलाइजेशन के, आप उनको एक बार बुक रीड करोगे तो और भी बेटर क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस लेसन को सही ढंग से प्रिपेयर करना, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट डे में आपको सेंड करेंगे। ओके, स्टे एट होम एंड आल्सो सेफ, फॉलो योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।